हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची का जो मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। आपका समय निर्धारित है 3 फरवरी 2026 से मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसका हम लोग आज क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस रहेगा और आज इसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा या जिसके द्वारा क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, वो तैयार क्वेश्चन आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए कौन तैयार कर रहा है? जेसीईआरटी के द्वारा फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो है आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा रहा है। और ये जेसीईआरटी का मतलब क्या हुआ? झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, यानी इसके द्वारा जो है क्वेश्चन पेपर आपका तैयार किया जा रहा है। जो आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है। पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट साइंस का आज हम लोग देखेंगे और इसी आधार पर आपका फाइनल में भी जो है क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इससे संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो ऑप्शन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आज हम लोग जो है 1 से 30 यानी कि जो 1 से 30 तक जो सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए रहेंगे, वो आप पढ़ लेंगे। इसमें आपको टोटल जो है ABCD मिला करके इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे और कुल 52 प्रश्न होंगे। टोटल जो है आपके कितने प्रश्न होंगे? 52 प्रश्न होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं 52 प्रश्न टोटल रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए में आप देख सकते हैं 52 क्वेश्चन में आपका सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में 31 to 38 रहेंगे, यानी 31 से 38 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सेक्शन सी में जो है 39 से 46 यानी 39वां क्वेश्चन से 46वां क्वेश्चन तक रहेगा। इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और सेक्शन डी में 47 से 52 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। आपको 4 क्वेश्चन जो है इसमें से बनाना है। ठीक है, इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने हल्का फुल्का समझ गया। आइए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दांत का एनामेल किससे बना होता है? तो दांत का एनामेल प्यारे बच्चों बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ ऑप्शन नंबर ए के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CaOH का होल 2। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पर हम लोग भी ऑप्शन को भी बाकी ऑप्शन को भी चर्चा करते चलेंगे। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो CaOH का होल 2। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है क्या? कैल्शियम। बी नंबर में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये है आपका CaO। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक विलयन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे बच्चों, अंडा का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब गुजारा जाता है तो ये चूने का पानी जो है वो दूधिया कलर का हो जाता है। दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। जैसे देखिए कैल्शियम जो है
कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमने अभी चर्चा किया कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। यह उच्च गलनांक वाला होता है और यह जल में यानी पानी में क्या होता है, ये घुलनशील भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है, यानी कि यौनारंभ की शुरुआत जो है किस उम्र में होती है। तो ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर ए इसका हो जाएगा 12 से 14 वर्ष की आयु में यौवन की शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। देखिए इसको हम एक समीकरण से बताते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S को कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के नीले घोल से, यानी कि ये क्या है, नीला है, ये नीला है, नीले घोल से जब गुजारा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप क्या बनता है। तो ये जब समीकरण जब बनेगा तो ये क्या बनाएगा, H2SO4 क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस इसके साथ और क्या बनेगा, CuS का मतलब हुआ ये है क्यूप्रिक सल्फाइड। क्या हुआ, क्यूप्रिक सल्फाइड। ये क्यूप्रिक सल्फाइड जो है ये किस कलर का होता है, ये अवक्षेप जो है वो काला रंग का प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आसुत जल का उबलना। ये तो जल का उबलना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन कौन सा है ये पूछ रहा है। तो जल का उबलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। चीनी का कार्मेलाइजेशन, कार्मेलाइजेशन मतलब ये कार्बनाइजेशन होता है, चीनी को शुद्ध करने के लिए कार्बन को मिलाकर के चीनी को शुद्ध किया जाता है। तो ये जो है आपका रासायनिक प्रक्रिया हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा चीनी का कार्मेलाइजेशन। पानी में नमक का विघटन ये तो भौतिक परिवर्तन है, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फूल का मादा प्रजनन का भाग होता है, फूल का मादा प्रजनन का भाग होता है। आपको एक फिगर में दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे देखिए ये एक फूल का हम चित्र बनाते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख भी लीजिए और यहाँ भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये फूल है, ये पत्ती है, इस प्रकार से ये पत्ती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक होता है अंडाशय, अंडाशय और इसके साथ जो होता है एक वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर ये जुड़ा हुआ है वर्तिकाग्र। ये जो है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये क्या है, अंडाशय। तो ये 3 भाग, अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया आपका, ये मान लीजिए ये वर्तिकाग्र हो गया, और रेड कलर वाला क्या हो गया, वर्तिका हो गया। तो ये 3 जो चीज है आपका मादा प्रजनन का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है जब लेंस का क्या होगा, आकार बढ़ेगा घटेगा। तो लेंस का आकार बढ़ने घटने का जिम्मेवारी किसकी है, सिलियरी मांसपेशियां, यानी कि इसको हम लोग पक्षमापी पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है इसका जो है फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण बिल्कुल नहीं, प्रकाश का फैलाव के कारण बिल्कुल नहीं, प्रकाश का विवर्तन बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है देखते हैं। अगला ऑप्शन है डी नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है प्रकाश का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेंस की शक्ति -4.0 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है। मैंने पहले भी जब लेंस पढ़ा रहा था, लेंस की शक्ति पढ़ा रहा था, तो एक वीडियो में मैं बताया था कि जब भी किसी लेंस का पावर यानी लेंस की क्षमता यदि माइनस में दिया हो तो वह अवतल लेंस होगा। ठीक है, जब भी कोई लेंस की क्षमता जो है किस में दिया हो, माइनस में, जैसे -2.5D मैंने एग्जाम्पल में दिया था, -2.5D। ठीक है,
2.5D। यहाँ यहाँ जैसे मान लीजिए दिया हुआ है -4.0D, यानी कि ये जो माइनस में दिया हुआ है तो माइनस का मतलब होता है कि यह लेंस किस प्रकार का है, अवतल लेंस है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। अगर माइनस की जगह पर प्लस में होता तो क्या होता, तो प्लस में होता तो उत्तल लेंस होता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरणित कराया जाता है, किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या है। मतलब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम कैपिटली टी ले लिया, इसके बाद 2 स्मॉल टी ले लेते हैं, ये 2 स्मॉल टी हो गया। ठीक है, अब आइए इनमें हम लोग संकरण कराते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जो है ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी का संकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त होता है। फिर इस टी का इस टी के साथ संकरण कराते हैं तब क्या होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त होता है। पुनः जब हम लोग इस टी के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया। ठीक है, पुनः जब इस टी के साथ संकलन कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो है शक्कर लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन ये जो है आपका पहली पीढ़ी का हुआ। ये कौन सी पीढ़ी का हुआ, F1 यानी पहली पीढ़ी का हुआ। ठीक है, अब हम लोग ये दूसरी पीढ़ी में देखेंगे कि कैसे इसका संकरण कराने से आगे अंतर होता है। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग ये एक टर्म इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं, कोई भी 2 को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद संकरण कराते हैं। जैसे देखिए इस टी के साथ जब हम संकरण कराते हैं, इस टी के साथ कराते हैं तो क्या हुआ, तो शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, 2 कैपिटल टी क्या प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, फिर इस टी का स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो एक क्या हुआ, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर दूसरा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम फिर स्मॉल टी का इस टी के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी प्राप्त होता है। ठीक है, पुनः जब इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से प्राप्त करते हैं, संकरण कराते हैं तो स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है ये दूसरी पीढ़ी में जो है, ये कौन सा पीढ़ी हुआ, दूसरी पीढ़ी हुआ। दूसरी पीढ़ी में आप जो है आप देख रहे हैं यहाँ कि दूसरी पीढ़ी में क्या होता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात। तो इसमें शुद्ध लंबे पौधे कितना हुआ, 1 और शुद्ध छोटे पौधे कितना हुआ, 1, यानी कि इसका अनुपात 1:1 का रेशियो में इसका अनुपात होगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों शक्कर लंबे हैं, ये और ये दोनों क्या है, दोनों शक्कर लंबे हैं। और यहाँ पर ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध छोटे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है। देखिए इसको जो है दर्पण के सूत्र से जो है इसको हम लोग को परिभाषित करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर क्या हुआ है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, मतलब ये वस्तु रखी हुई है, तो ये क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एफ दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो अवतल में जो है फोकस दूरी क्या में होता है, ये भी माइनस में होता है। तो यू और एफ दिया हुआ है, हमको निकालना क्या पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, ये आपको दर्पण का सूत्र लगाना होगा। ये सूत्र आपका कौन सा है, 1/v +
1/u बराबर 1/f। इस फार्मूला पर यदि आप हल करके बैठा के निकालते हैं तो v का मान निकल जाएगा, और v का मान निकालने के बाद फिर आवर्धन का मान निकालेंगे। तो आवर्धन का मतलब m बराबर क्या होता है -v/u, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्रों को बैठा करके यदि आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा +5.0 आपका आवर्धन इसका निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आप हल करके देख लीजिएगा। अगर आपको हल करने में परेशानी हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। एग्जाम में 2 नंबर का भी इससे क्वेश्चन आता है और अब इसमें 1 नंबर वाला में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। खाद्य जाल का मतलब खाद्य का जो श्रृंखला होता है, खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य श्रृंखला के लिए क्या उसका सत्य है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि घास का जो बकरी खाता है तो उसमें घास की टोटल जो ऊर्जा होती है वो बकरी में चला जाता है, लेकिन उसका बकरी का जो है उसका ऊर्जा का यूज कर लेता है। बकरी को भी जो अगर जो खाएगा, मान लीजिए बाघ खा गया, तो उसमें ऊर्जा जो है धीरे धीरे उपलब्ध जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, बी नंबर में कहता है ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। बिल्कुल, वो लेवल बाय लेवल जो है ऊर्जा क्या करती है, गति करती रहती है। तो इसलिए ए और बी इसका दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। यदि परिनालिका एक ये इस प्रकार से कुंडली की तरह होता है, ठीक है, इसमें यदि धारा उल्टा हो तो इसकी जो सिरा है ये क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये बात को बिल्कुल से ध्यान रखना, इसमें नहीं करता है लिखा हुआ है, नहीं और हाँ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रतिनिधित्व करता है कहता है तो अलग हो जाता है, नहीं कहता है एकदम बिल्कुल से क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना होगा एग्जाम में। आइए हम लोग समझते हैं। विद्युत शक्ति का मतलब होता है पी, पावर। पी बराबर होता है VI, पहला सूत्र। ठीक है, VI। अब यहाँ पर हम लोग मान पुट कर करके भी देख सकते हैं VI। तो V बराबर एक आपको ओम का नियम पता होगा, V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR। अभी की जगह पर हम लोग IR रख सकते हैं। IR रख करके देखेंगे तो क्या होगा IR, और यहाँ पहले से एक I है तो क्या हो गया ये I²R, ये क्या हो जाएगा I²R। बात समझ में आ रहा है, I²R। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब तीसरा इसे यहाँ पर एक और देखते हैं, I² की जगह भी मान रख सकते हैं। जैसे I की जगह पर हम यहाँ पर कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, आप देखिएगा यदि V बराबर IR है तो हम I बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर I के जगह पर जो है, ये I के जगह पर हम रख के देखते हैं V/R। अब तो V/R रखेंगे। अब यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पर क्या लगाना होगा, स्क्वायर लगाना होगा, और गुना क्या है R है। अब क्या होता है देखिएगा, इस R से इस R को एक R क्या हो गया, ये वाला एक R क्या हो गया, कट गया। अब क्या बच गया V²/R। ये तीसरा समीकरण मिल गया हमें। अब हम लोगों को 3 चीज मिल गई। P बराबर VI बिल्कुल सही है, P बराबर I²R, कहाँ ये I²R, ये भी सही है, V²/R ये भी सही है, लेकिन I²/R ये सही नहीं है, ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। ये मानव नेत्र की बात कर रहा है। मानव नेत्र में जो है जलीय द्रव, क्वेश्चन नंबर कितना था 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र में क्या जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये कहलाता है पुतली। एकदम आप देखेंगे नेत्र में जो बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ये नेत्र है, ठीक है, अब नेत्र के बीचों बीच में आप देखेंगे, बीच में जो है एकदम बिल्कुल सा काला सा भाग होता है। ठीक है, ये काला सा भाग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। ठीक है, एकदम आप देखेंगे गौर से, किसी दूसरे की आंख में देखिएगा तो आपको दिखिएगा नेत्र के बीचों बीच जो है वो
पुतली दिखाई देता है। अब इसमें कुछ और बातें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का मतलब होता है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल है। परितारिका क्या कहलाती है, परितारिका जो होती है काले रंग के चारों तरफ जो ये गोल भाग होती है, रंगीन कलर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, परितारिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो सफ़ेद भाग होता है, सफ़ेद भाग को कॉर्निया कहते हैं। और वो मानव नेत्र में दान करते समय कॉर्निया का दान किया जाता है। बिल्कुल, ये चारों पॉइंट को समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है परिनालिका निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप देखे होंगे कुरकुरे का पैकेट, आप देखे होंगे कुरकुरे का पैकेट में गैस भरा रहता है। कुरकुरे, लेज, बहुत सारा जो पैकिंग करके जो सामान आते हैं, या बहुत सारा जो पैकेट में जो प्लास्टिक का पैकेट होता है उसमें गैस भरा हुआ रहता है। तो कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस भरा जाता है खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, संग्रहित रखने के लिए। तो उसमें कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। जनरेटर का मतलब आप देखेंगे, जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कौन सी ऊर्जा लगाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जब लगाते हैं जनरेटर में, जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं तो आगे उसका क्या निकलती है, विद्युत ऊर्जा निकलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा, ये नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, विद्युत। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली जगह पर बनाती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि आंख में जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, दृष्टिपटल पर, या फिर उसका एक और नाम क्या है, रेटिना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया का चर्चा किया, पुतली का चर्चा कर लिए, परितारिका का भी चर्चा कर लिए पिछले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक किसको बोलते हैं, जो नेचुरल रूप से प्राप्त होता है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, जो उत्पादन करे, ऊर्जा का क्या करे, उत्पादन करे, उसको हम लोग उत्पादक बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास। क्योंकि घास जो है किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों को गिरना किसके कारण होता है। देखिए इसमें ऑक्सीन जो है क्या करता है, ये वृद्धि को बढ़ाता है, माने वृद्धि करने के लिए लाभदायक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन का काम है सेल का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सिसिक अम्ल, यही हमारा पत्तियों को झड़ने में सहायता करता है। ठीक है, गिरने का कारण होता है। एब्सिसिक अम्ल जब होता है तो पत्ती क्या होती है, गिरने लगती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं इफेक्टर, प्रभावक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार, तो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, CFC। ये CFC कहाँ से निकलता है, फ्रिज से। ठीक है, AC से। ये जो है हमारे ओजोन परत को क्या कर रहा है, क्षरण कर रहा है, नुकसान कर रहा है, और परावैंगनिक किरणें जो है सीधे हमारे पृथ्वी तक जो है आ जा रहा है। तो ये फ्रिज और AC जो है ये हमारे ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अभिक्रियाशील है। जल के साथ अभिक्रियाशील है, जल के साथ अभिक्रियाशील जो है सबसे अधिक पूछ रहा है।
ऐसे तो अभिक्रिया सबके साथ होती है, लोहा भी जल के साथ अभिक्रिया कर जंग लगाता है, लेकिन ये कम करता है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, सबसे अधिक, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो है यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, इसका हम एक ग्राफ बना देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा करता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम अभिक्रियाशील, उसके बाद होता है कैल्शियम, और इसके बाद इसके पहले, मतलब सबसे ज़्यादा हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उससे कम हो गया आपका मैग्नीशियम, और इससे कम हो गया आपका एल्युमिनियम। इस प्रकार से जो है अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, सोडियम। अगर पोटेशियम होता तो ऑप्शन में पोटेशियम है नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या मारा, सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, इस यौगिक का आपको रासायनिक नाम बताना है। क्या बताना है, रासायनिक नाम, कि इसका नाम क्या है। देखिए आपको हम ये देखिए 3 कार्बन है, 1 2 और 3, इसमें क्या है 3 कार्बन का 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3H, 1 2 और 3H इधर लग गया, 2H, 1H यहाँ और 1H यहाँ लग गया। अब यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड है, लेकिन 1H 1 हो गया, और बच गया कितना, O में 2 बॉन्ड होते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड। तो ये जो आप समूह देख रहे हैं ये अल समूह है। कौन सा समूह है, अल, यानी कि यहाँ पर जो है प्रकार्यात्मक समूह अल कार्य कर रहा है, अल। ठीक है, अल, यहाँ पर जो है 1 2 3 कार्बन है, तो एक कार्बन में मीथेन, 2 कार्बन में प्रोपेन, सॉरी मीथेन इथेन तब प्रोपेन, तो प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, प्रोपेनल। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दिया हुआ है, और इसमें देखिए आप देख रहे हैं ऊर्जा भी उत्सर्जित हो रहा है। आपको साफ शब्द में स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें ऊर्जा उत्सर्जन होगा, मान ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होगा, ऊर्जा निकलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण करता, मतलब ऊष्मा की जरूरत होती, तब क्या होता, तब आपका हो जाता ऊष्मा शोषी। लेकिन अभी इसमें ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा का जो है उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक न्यूरॉन के भीतर, न्यूरॉन मतलब समझते हैं आप लोग तंत्रिका तंत्र। ठीक है, न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है। तो न्यूरॉन के भीतर सबसे पहले द्रुमिका यानी डेंड्रोइड, उसके बाद कोशिका का मतलब कोशिका का शरीर, अक्ष तंतु, और फिर तंत्रिका, अंत में जो तंत्रिका का सिरा होता है उससे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फिगर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 3R माने 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। जैसे कोई प्राकृतिक संसाधन है तो उसको हम लोगों को दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक उपयोग करना है, तो हमको 3R का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना चाहिए कि हमें किसी प्राकृतिक संसाधन का लंबे समय तक उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो इसका उपयोग कम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उपयोग कम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पुनर्चक्रण माने रिसाइकिल करेंगे। मतलब अगर एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा अगर उपयोग किया जा सके तो पुनर्चक्रण करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, और उसके बाद पुनः उपयोग, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, दोबारा उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर घ यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है आपका। एक नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम में, आएगा एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन रहेगा, उसका आज अंतिम क्वेश्चन है एक नंबर का क्वेश्चन का। रंध्र छिद्र का खुलना बंद होना इस पर निर्भर करता है। रंध्र कहाँ होता है, पाया जाता है पत्तियों में। पत्तियों का जो छिद्र होता है ना, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जब द्वार कोशिका यानी रंध्र का जो द्वार कोशिका उसमें जब जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलने के बाद वो रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब जब जल जो है सूख जाएगा तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यानी कि ये जल पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका में जल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन का जो है आपका एग्जाम में 1 से 30 का सेक्शन ए का जो है कंप्लीट हुआ, और इससे संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने लायक थे वो भी मैंने बताया।
और इसका आगे का सेक्शन बी का जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।